नमस्कार मित्रों। द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्री विपिन देव जी, नेपाल काठमांडू से। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। धन्यवाद। और विपिन जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय करवाता हूं और फिर उसके बाद हम नेपाल में मौजूदा क्या हालात चल रहे हैं, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और नेपाल में भारत को लेकर इस समय क्या सोच है, इसे लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं नेपाल न केवल भारत का एक सीमावर्ती राष्ट्र है, बल्कि एक जिसे आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जिसे आप कह सकते हैं। और बतौर एक कॉमन सिविलाइजेशन है हम लोगों की, एक कॉमन जो है सभ्यतागत मूल्य हैं हम लोगों के। तो और नेपाल को हमेशा भारत ने अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। हालांकि उसी को लेकर कई बार जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है, ये भी एक कारण बनता है कभी कभी नेपाल में भारत विरोधी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको लेकर। बहरहाल विपिन देव जी का मैं परिचय करवा दूं। विपिन देव जी जियो पॉलिटिक्स पर रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं, स्तंभकार हैं। नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। वैसे अगर पेशेवर तौर पर देखा जाए तो नेपाल की जो प्रतिष्ठित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट के। अमृत कैंपस, वहाँ पर एक अमृत परिसर है बेसिकली, उसमें जो है वो कार्यरत हैं। और इसके अलावा भारत में भी जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली स्थित, उसमें भी उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और गांधी दर्शन, इस पर उनकी जो है वो खास जो है वो उनका काम है। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी, उनके उनकी जो विचारधारा, उनका जो वैचारिक विमर्श था, उसे लेकर भी उनका बड़ा बड़ा ही गहन अध्ययन है। तो एक बहुमुखी, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रतिभा के स्वामी हैं। और हम बड़े हमारा मैं कहूँगा सौभाग्य है कि विपिन जी हमारे साथ हैं और अपने व्यस्त शेड्यूल में से उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। विपिन जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय पहले जेन जी के प्रोटेस्ट नेपाल में हुए थे, उसके बाद वहां पर सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, वो सरकार हटी। और अभी एक प्रकार से केयर टेकर सरकार चल रही है वहां पर। तो अभी फिलहाल क्या हालात हैं नेपाल में ऑन ग्राउंड जो है, और कैसी जो है नेपाल की अभी फिलहाल फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और भारत को लेकर कैसा माहौल है। तो ये तीनों चीजें आप मुझे सिलसिलेवार बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शंस। आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगता है कि आई हार्डली डिजर्व द इंट्रोडक्शंस दैट यू हैव गिवन। एनीवे, देखिए, नेपाल में जहाँ तक बात है जेनजी मूवमेंट का, थोड़ा खास कर मैं आपका इंडियन व्यूअर्स को नमन कर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जेन जी मूवमेंट जो था, एक्यूमुलेटेड एंगर over the span of the 40 years. Political parties in Nepal have failed to deliver the expected results. और भारतीय ऑडियंस को मद्देनजर रखकर मैं कहता हूँ कि भारत में जो 70s में टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश जी के टाइम में हुआ था, संपूर्ण क्रांति, तो जैन जी का भी क्या था कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस, वेर एवर देर इज अ डर्ट एंड डेब्रिस इन अ पॉलिटिक्स, सब पर एक विद्रोह था, एक किस्म से ये एक विद्रोह था। और इट इज टारगेटिंग टू ब्रिंग द नेसेसरी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द लाइफ इन द नेपाली सोसाइटी। जस्ट लाइक जेपी मूवमेंट लाइज टोटल रिवोल्यूशंस। लेकिन एक डेमोक्रेसी का क्या होता है, देर इज नो अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी। जयप्रकाश जी भी बोले थे कि खासकर फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में जयप्रकाश जी बोले थे कि पॉलिटिकल पार्टीज इज द फाउंटेन हेड ऑफ द करप्शन। लेकिन 70s में जयप्रकाश जी सब पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर मूवमेंट किए थे। तो नेपाल में भी देखिए, व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री, लोहिया जी का किताब है, इतिहास की चक्र, आपने जिक्र किया। तो नेपाल में भी हमको लगता है, मेरा जो अपना तजुर्बा है, कि पॉलिटिकल पार्टीज के से लोग, when the people are disappointed and disenchanted, they revolted against the behavior of the political parties.
ironically, there is no alternative to the political parties. What political parties in Nepal have to do is they have to introspect and retrospect of their activities, and they have to filter their behaviors. तो जेनजी मूवमेंट एज अ होल हम कहते हैं कि लोग एक एक्यूमुलेटेड डिसअपॉइंटमेंट का एक्सप्लोजन था नेपाल में। और जहाँ तक अब वर्तमान सिचुएशन जो है केयर टेकर गवर्नमेंट की है, तो इसमें मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स दे हैव फेस विद द फीचर्स। People were expecting those people who have neat and clean personality at all level of the society, they should make their presence felt, particularly in the ministry. People do not like to see the corrupt, crafty, cynical politicians leading the country. So, present government, whoever is in the cabinet, has certain credibility and integrity at social level. Therefore, this government has acceptability at all levels, particularly intellectual, civil society, and others. No matter they do not have the direct mandate, they are not elected government, but they carry the sentiment of the people, and people are expecting that certain change would take place in the days to come. People are expecting that elections, free, fair elections, should held as fast as possible. Country will take its democracy would be stronger, and only one expectation that people of Nepal has, that corruption should not be at any levels. People are expecting that Nepal should be just like free from a stain of corruption, particularly at the political level. So at present, the situation is returning back to the normalcies. Daily life is normal, and people hope against hope. They are expecting the better days are to come, and just like as far as foreign politics, foreign policy of the country is concerned, in Nepal, there is a deep realization that foreign policy has to be devised, keeping the geopolitical situation of the world in the mind. Particularly in country like Nepal, unless the foreign politics, foreign policy, and economic policy are not juxtaposed together, country cannot go ahead. Because foreign policy is not a rhetoric; it has to be based on the reality of the life, economic situation and position of the country. Therefore, I think let us hope that bright and promising days are ahead of us. देखते हैं अब नेपाल में होप कीजिए, क्योंकि यंग जनरेशन के बलिदानी से ये परिवर्तन हुआ है। और राजनीतिक दल सुधर जाए तो नेपाल में 3 करोड़ का आबादी है, बहुत अच्छा। आपका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। आप लोग भी 2030 में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं। तो इस बीच में एक छोटी देश है और इतना सुंदर है, तो हमको नहीं लगता है, आई एम क्वाइट होपफुल दैट ब्राइट डेज आर अहेड ऑफ अस। आपने चाइना की बात की। चाइनीज प्रेजेंस को लेकर आप थोड़ा सा बताएं कि अभी कैसा माहौल है, क्या लोगों के मन में बातचीत है वहां पर, क्या लोगों के मन का भाव क्या है चाइना। और चूंकि चाइना वहां की राजनीति में काफी दखलंदाजी करता है, और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, ये भारत में कम से कम ये परसेप्शन है कि उसको चाइना की बैकिंग है। और चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भी एंटर होने की कोशिश की है वहां पर। और हम देख चुके हैं कि दूसरी कंट्रीज का क्या हाल हो, भारत के अन्य पड़ोसी देशों में श्रीलंका इत्यादि का, जब चाइना का इंटरवेंशन वहां पर हुआ। तो आप कैसे देखते हैं, चाइनीज प्रेजेंस कितनी है? क्या ये एग्जेजरेट की जाती है? क्या वाकई बहुत प्रेजेंस है? इन्फ्लुएंस चाइनीज कैसा है नेपाल के अंदर, विभिन्न सेक्टर्स के अंदर, राजनीतिक दलों इत्यादि पर? तो आप थोड़ा बताएं इस। जहाँ तक चाइना की बात है, तो एक तो एक्सेप्टेबल बात यह है कि चाइना अभी वर्ल्ड का एक मेजर पावर निकला है। और जहाँ तक नेपाल के बारे में, नेपाल की पॉलिसी के बारे में एक बात इंडियन व्यूअर को भी क्लियर होना पड़ेगा कि एज फार एज नेपाल इज कंसर्न्ड, right from the freedom movement of India and the democratic movement of Nepal, Indians or political parties, leaders, they have played major role in bringing all political changes in Nepal. Similarly, Nepalese politicians have also participated in different movements of India. So at political level, at social level, at cultural level, the relationship between Nepal and India cannot be compared with the Nepal and China. China has not played any role in any political movement of Nepal openly.
and nor the Nepalese politicians have participated in, in any political movement of China. So there is no question of making comparison between India and China with regard to relation to Nepal. जहाँ तक खास करके 70s के बाद, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 70 के बाद चाइना का फॉरेन पॉलिटिक्स में एक परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या है कि चाइनीज डिप्लोमेट एक पॉकेट में रेड बुक लेता था और दूसरे पॉकेट में डेवलपमेंट का पैकेज। जो रेड बुक नहीं लिया, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं पढ़ना चाहता है, उसके उसके लिए एक डेवलपमेंट का पैकेज था। और बदकिस्मती की बात है, इट इज अ मिसफॉर्च्यून फॉर अस टू नो, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ साउथ एशिया। देखिए, आपके बगल में पड़ोसी देश पाकिस्तान है, सीपेक प्रोजेक्ट 60 बिलियन से ऊपर का लगानी है। क्या हुआ? वहाँ का मिलिट्री पूरा करप्ट हो गया, इकोनॉमी इज इन डिसमेल, कंट्री इज गोइंग बैक टू इन द हैंड ऑफ फेनेटिक्स। सिमिलरली, हम्बनटोटा प्रोजेक्ट मच मोर एडवर्टाइज इन श्रीलंका, कुछ हद तक बांग्लादेश में भी। तो कहने की मेरी बात क्या है, जो चाइनीज एड एंड चाइनीज लॉन जहां पर गया है, वहां पर खास करके साउथ एशिया की पेरिफेरी में यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे कि आप एक कारण इसका क्या है कि जियो पॉलिटिकल रियलिटी है। साउथ एशिया में यदि कोई कंट्री को ग्रो करना है, तो इन साउथ एशिया इंडिया कैन बी ओनली द ट्रांजिट पॉइंट। For example, as long as Bangladesh from 2014, there was good and friendly relationship between the Modi government and Sheikh Hasina government. Bangladesh was on the fast track of its development. Now, right from the time of the Muhammad Yunus, what happens? It is in the hand of the fanatics. It is in the hand of those elements who are doing the societal politics in the Bangladesh. Bhutan has very good and friendly relationship with India. Bhutan is growing by leaps and bounds in terms of its economy. This is the time for Nepal to realize that our economic relation particularly has to be in tune with the Indian economy. We have to, in Nepal, we have to review and revise our process of the thinking that our economic ties has to be linked uh, with the tie of the Indias. Therefore, as far as Chinese presence and project in Nepal are concerned, I don't think they have just like made any landmark in field of their development. As far as the political parties are concerned, they have the frequent interferences, particularly in the communist parties. Sometimes they are aiding, abetting, and instigating some of the activities in the formation of the government. Sometimes in the manipulation, they play a certain role. But at the cultural level, at the social level, we cannot make the comparison between India and China with regard to Nepal, because our relationship between Nepal and India is unique, unparalleled, rather unprecedented. And I do find that as far as the scope of our relationship is concerned, that in hydro sector, in tourism sectors, in whatever all the sectors, I do think that there is virgin. This is the time, if there would be a stable government in Nepal, then I think grand change can take place in the days to come. But is the influence of communist parties growing or reducing in Nepal? No, as far as my thinking and my observation is concerned, uh, there is under the cover of the communism, there is a capitalism everywhere. There is a, theoretically speaking, there is no communist party anywhere. They have only, they talk about the liberalization, they talk about the parliamentary democracy, they talk about the Westminster's type of the system, but they have the banner of the communism. As far as all these communist party in the Nepal, they have accepted in terms of the theory as well as in terms of the practice, parliamentary democracy, free elections, just like all the Westminster's models. So there are, I think, Nepal, there are only, we cannot say totally that this is the Communist Party. Even there is a radical change in the thought and attitude of the Maoist political party led by Prachand. And in the same way, UML, KP Oli. So we cannot say the days are gone when the people talk about the communism and communist. All they are, they claim themselves the socialist, but socialism is like a hat which has lost its shape because everybody wears it.
So I think by the name, the Communist Party is still stronger in Nepal. But you cannot find any difference between Nepali Congress and the Communist Party in terms of their economic policy, political policy, economic transformation, and others. Only it is a name of the communist is only rhetorical. अब मुझे एक मैं प्रश्न और ये पूछना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल के आर्थिक हित आपस में बड़े करीब से जुड़े हुए हैं। तो अभी भारत का जैसे अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है, और तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब नेपाल के लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। सो कैसा, क्या आपका पर्सपेक्टिव है इसे लेकर? एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मैंने इस पर मेरा काफी अभिरुचि है। खास करके ट्रम्प 0.2, ट्रम्प ट्रम्प का 0.2 के बाद एक शुरू में क्या लगा था कि ट्रम्प आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में जब डॉक्टर जयशंकर को फर्स्ट रो में इनवाइट किया था, मतलब इंडिया वाज गिवन द हाईएस्ट रेड कारपेट ओवर देयर। उसके बाद जब बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो ज्यादती हुई रही थी, उस टाइम में भी ट्रम्प ने अभिव्यक्ति दिया, हैड आई बीन द प्रेसिडेंट इन प्लेस ऑफ द बाइडेन देन आई वुड हैव मेड द सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल बोला था। उस टाइम में जियो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट सबको क्या लगता था, जो 0.2 के बाद इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका would make their tie much more stronger and something like that people were expecting. लेकिन जियोपॉलिटिक्स क्या है, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। Foreign policy is never a emotional subject. There is no matter of the trust. It is only matter of interest. And what happened was that with the arrival of 0.2, Trump changed all the just like strategy with regard to India in terms of just like it's a trade policy. From the soil of Nepal, what I can observe is that if Trump would just like pursue the same policy, then its Indo-Pacific, America's Indo-Pacific policy would completely will failure. Because in the Indo-Pacific area, India has a larger role to play. The concept of the Quad would be failure, number one. Number two, if the Trump would continue this type of the policy, what would happen? There is another project I2U2, that is India, Israel, United States, and UAE. So India is also major partner in the Middle East. So United States policy of I2U2 would be also failure. Third, if in United States of America you find at least 5 million Indians are working at the top level, just like they are scientists, they are doctors, they are engineers, and they are making their presence felt, particularly in the intellectual sectors. So, if the Trump would make a negative image about his party, particularly in the mind of Indians, it would prove to be counterproductive with regard to its political strategies. Therefore, what I am expecting is that it is only a matter of negotiations, and by these negotiations, in the long, there are in foreign policy there is short-term objective and long-term objectives. So, what happens? Just like there is unsurmountable pressure on Trump from the different nook and corners of the world, that Trump has to revise its policy with regard to India, and just like bargaining and negotiations will take particularly shape in the mutual benefits. So what I observe is that the way United States of America is coming closer with regard to the trade to the China, it is not going to last long, because China is a country which has not been trusted by any power of the world in the long span of the history. For your kind informations, let me tell you, it was the India which has supported the communist revolutions when Subhash Chandra Bose was at the time of the president of the Congress.
And Mao Zedong has written the letter to Subhash Chandra Bose that we are in need of your help and support because we lack the food and resources. And Subhash Chandra Bose directed Pandit Nehru at that time to send the team of the doctors to help the communist cadres. So we were expecting that there would be Sino-Indian good relationship between Pandit Nehru and Mao. But what happens? What about in 1962? It was India which has supported China, particularly in the UNO and in all just like non-aligned movements and in all major global just like forums. But in returns, the policy of the China is China wants there would be only one power in the Asia. India thinks there should be multipolarity in the metrics of geopolitics of the Asia. So this is the clash of the difference. So what Trump has done with regard to India, one thing that has clicked just now in my mind, that in the time of Obama, there was a concept that United States has to look India through the lens of China at that time. But soon Obama realized that this strategy was a failure. I think that in the days to come, that United States is going to revise its policy with regard to India because there are three factors. Just like United States will have just like large market like India. India has just like in the software sectors, India is a leading country. India has just like big market. So it is democratic country. It is in the arm of just like it is. I mean, in Indo-Pacific area, India is a leading country. All these factors, the India geopolitical situation is such that it cannot. I mean, United States cannot ignore at the present time. So I think the foreign politics of India, foreign policy of India is in the good directions. This is the style of Sangha. Just like it is not spontaneous, it is not sporadic, it is mature. Just like it is a devising in a such way, it is going to bear its fruits in the long term. So from the soil of Nepal, my observation is that United States of America has no other alternative than reviewing and revising its foreign policy with regard to India. थैंक यू देव साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। तो आज की चर्चा भी हम यहाँ पर रोकेंगे और अब लगातार नेपाल से संबंधित विषयों पर ये हमारी चर्चा जारी रहेगी। नेपाल को लेकर हमारा ये पहला एपिसोड था और मैं एक बात ये भी मानता हूँ क्योंकि चूंकि मैं लगभग 3 दशक से भी अधिक समय से भारतीय मीडिया से जुड़ा रहा हूँ, हमारे यहाँ मीडिया में नेपाल को बड़ा इग्नोर किया जाता है। नेपाल को लेकर इसलिए समझ भी कम है। जब कोई बड़ा क्राइसिस होता है तो तभी जो भारत के मीडिया जगत में नेपाल के बारे में चर्चा होती है और वो भी एक सतही तौर पर चर्चा होती है, एक इवेंट ड्रिवन चर्चा होती है। जबकि नेपाल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। नेपाल हमारा एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक सिविलाइजेशनल ब्रदर काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज दीज आर द ओनली टू कंट्रीज जहाँ भी हिंदू और नेपाल में भी जो है मूलतः बेसिकली नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। तो इसलिए नेपाल को लगातार क्लोजली देखना जरूरी है और हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से लगातार नजर रखेंगे और काठमांडू से हमारे साथ विपिन जी लगातार जुड़ेंगे, ये उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और जो है दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपके कोई भी प्रश्न है नेपाल को लेकर तो उसे आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसे विपिन जी और दूसरे एक्सपर्ट्स तक ले जाएंगे और उनसे के उत्तर जानने का भी प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसी लगता हो हमारे से कोई तथ्यात्मक गलती हुई है तो उसे भी पॉइंट आउट करें, उसे भी हम करेक्ट करेंगे। और आज के एपिसोड के में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।